नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है एवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी ट्रिपल एससी का जो आपका एग्जाम हुआ था, पैट का एग्जाम, जो पहला पेपर हम कर चुके हैं, तो अभी जो सेकंड पेपर आपके सामने, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले की और इस दूसरे की दोनों की पीडीएफ आपको एवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो इसका कारण क्या था? तो देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था ना, इससे पहले महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च शुरू की थी, जो की थी 12 मार्च 1930 को। ये पिछले पेपर में पूछा गया था दांडी मार्च के बारे में। तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था वो 12 मार्च 1930 को, और इसको कब पूरा किया? 6 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल 1930 को जो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर जो नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगाया था, वहां पर जाने के बाद वो नमक बनाकर उन्होंने वो कानून तोड़ा, और उसके बाद यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो वो कर दी जाती है। कब? 6 अप्रैल 1930 को। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद इसको बंद कब किया गया? तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता, यानी जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच में जो हुआ था वो कब हुआ था? 4 मार्च 1931। और इस समझौते के बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो इसको स्थगित कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था। तो इसका जो बन गया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसका जो सबसे बड़ा रीजन दिया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, उसने इतना ज्यादा शोषण कर लिया था लोगों का कि लोगों ने जो है अपना जो रोष था वो यहाँ पर सामने दिखा दिया था। यानी कि जो विद्रोह करने का जो मेन कारण था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका कारण था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है वो सारी की सारी कहाँ पर चलेगी? ब्रिटिश क्राउन के साथ पास चलेगी, और जो पावर जो है यानी ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो पावर थी भारत के ऊपर, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। और इस समय पर किसको जो है गवर्नर जनरल की जगह पे वायसराय बनाया गया? किसको बनाया गया? कैनिंग को बनाया गया। आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय जो है वो कौन था? वो था कैनिंग। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय आपसे पूछा गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो बन जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय, सबसे बड़ी झील पूछी गई है जो कि है कैस्पियन सागर। इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हो जाएगी सुपीरियर झील। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, आपसे ये पूछ ले कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो सुपीरियर झील हो जाएगी। आपसे ये पूछेगा सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील हो जाएगी बेकाल झील। ये इंपॉर्टेंट होगा। निम्न में से कौन भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? यानी भारत के आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को जो पहला गवर्नर जनरल था वो तो माउंटबेटन था उस समय पे। माउंटबेटन जो था, है ना, जो भारत के आजाद होने के बाद गया था। उसके बाद जो बना था ना, जो आखिरी बनाया गया था भारतीय था पहला, वो था सी राजगोपालाचारी, जिनको किस नाम से जाना जाता है? राजा जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। तो सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। और जो सी राजगोपालाचारी है, जब भारत के अंदर जो सबसे बड़ा रत्न जो है कौन सा? भारत रत्न दिया जाता है। 1954 से शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहली बार में जो है सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया था भारत रत्न सम्मान जो है। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो जाना जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ये क्वेश्चन देखो दो तरह से पूछा गया। इससे पहले भी एक दो एग्जाम में पूछा गया कि बर्मा जो है वो भारत का हिस्सा कब तक रहा था। तो जो बर्मा है, जो अभी हाल ही में म्यांमार है, ये भारत का पहले हिस्सा था, और इसको भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था उसके तहत इसको अलग कर दिया गया। कब? 1937 के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, बर्मा भारत का हिस्सा था 1937 तक। 1900 पहले तक जो है ये भारत का हिस्सा था, 1937 के बाद इसको अलग कर दिया गया। अभी हाल ही में बर्मा का नाम जो म्यांमार जो है वो आपका बर्मा हो जाएगा। ठीक है। मार्लेमिंटो सुधार कब आए? 1909 के अंदर। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंदर। नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए आईएनए यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो आईएनए का गठन 1942 के अंदर रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले आईएनए का पुनर्गठन किसने किया था, तो पुनर्गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया आईएनए का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि जो
आईएनए बनाने का जो विचार किसको आया था, वो आया था कैप्टन मोहन सिंह को। और इसके साथ ही पुनर्गठन पूछा गया, वो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना कब हुई, 1939 के अंदर, 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सागौन के जंगल जो है, देखो सागौन के जंगल जो है निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो जंगल कहां पर पाए जाएंगे, जहां पर जिसको क्या बोलते हैं, जो फॉरेस्ट स्टेट आपका हो जाएगा, सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट, यानी टाइगर स्टेट भी हम किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। तो सागौन के जंगल जो है वो भारत में मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, अभी हाल ही में आपको पता है चीते लाए गए भारत के अंदर, कहाँ से लाए गए, नामीबिया से जो है वो चीते लाए गए। काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये मुद्दा। और ये नामीबिया से चीते लाए गए और यहाँ पर टोटल 8 चीते लाए गए, जिनमें 5 जो है वो फीमेल थे और 3 यहाँ पर मेल थे। और यहाँ पर खुशखबरी भी सुनने के आई है जो फीमेल चीतों के बारे में। तो टोटल 8 चीते जो लाए गए कहाँ से, नामीबिया से। और इनको कहाँ पर रखा गया, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। तो इसी कूनो नेशनल पार्क के अंदर इनको रखा गया है। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं, इसे मानसून का प्रस्फोट बोला जाता है, ब्रस्ट बोला जाता है, यानी फटना। ऑप्शन नंबर सी। जीएमटी का पूर्ण रूप, देखो पिछले पेपर में पूछा गया था जीएमटी, भारत का जीएमटी टाइम कितना है, जो कि 5.5 घंटे आगे है। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया जीएमटी यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम, कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। प्रति 1000 लोगों के जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल रिकॉर्ड। ये कहलाएगा आपका क्रूड बर्थ रेट, यानी कि आपका अशोधित जन्म दर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1969 के अंदर कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 के अकॉर्डिंग। उस समय कौन थी, प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और 19 जुलाई 1969 को कुल 14 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी, इस टाइम तो थी इंदिरा गांधी, लेकिन बाद में जब आते हैं इनके बेटे राजीव गांधी, और राजीव गांधी के टाइम पे दोबारा से फिर राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 के अंदर। और इस समय कितनी 6 बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 के अंदर। तो 1969 के अंदर कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। और 1980 के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। और इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। देखो 1991 के अकॉर्डिंग आपको याद होगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव जो है वो उस समय प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री उस समय कौन थे, वित्त मंत्री थे कौन, जो अभी आपके जो पहले प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वो उस समय वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह। तो उस समय वो टाइम था जब आपने सुना होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 360 जो किसके बारे में बताता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के बारे में। ये वो समय था जिस समय यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के चांसेस बने थे। और इसको रोकने का श्रेय किसको जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये मान सकते हो कि एक देश के लिए सबसे खराब जो आपका हो सकता है वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। उससे उभरने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से देश खत्म हो जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद। और यहाँ पर देखिए जो उस समय वित्त मंत्री थे उन्होंने इसको बचाने का काम किया था, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उस समय की बात की गई है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित परमाणु ऊर्जा उत्पादन, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। और मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनके साइन आपके नोटों पर भी थे, क्यों, क्योंकि मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री भी रहे हैं, ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग जिसका गठन किया जाता है कब, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो अध्यक्ष पीएम, अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं जो भी उस समय के, वो इसके आपके हो जाएंगे अध्यक्ष। यानी उस समय शुरू में थे डॉक्टर जो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा गया, अंतिम पूछा गया ना, वो हो जाएंगे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष तो पीएम ही हो गए। आपसे उपाध्यक्ष पूछ सकता है कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो है वो पहले इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना,
इसका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जो योजना आयोग इसको बनाया जाता है 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है और इसको खत्म कर दिया जाता है 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। और इसके बाद 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की जाती है, नीति आयोग को बनाया जाता है योजना आयोग की जगह पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि वो सेक्टर पूछा गया जहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया के अंदर। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर जो होते हैं, प्राथमिक सेक्टर आपके कौन से, एग्रीकल्चर जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो कृषि से जुड़े हुए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर है अपने भारत के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वहीं पे आपसे ये पूछ सकता है कि जीडीपी के अंदर जो है सबसे ज्यादा योगदान किस सर्विस का होता है, किस सेक्टर का होता है, तो वो सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान जो है वो होता है, सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है जीडीपी के अंदर, ठीक है। निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। हरित क्रांति, देखो पिछले पेपर में भी हरित क्रांति के बारे में आया था, और हरित क्रांति की शुरुआत जब वो कब होती है, 1966-67 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत होती है। नॉर्मन बोरोलोग इसकी शुरुआत करते हैं। भारत के अंदर जो शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, एमएस स्वामीनाथन, यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आपसे पूछे भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन, और वैसे आपका नॉर्मन बोरोलोग जो है वो हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो शुरुआत होती है वो पंजाब से होती है, ऑप्शन नंबर ए। और जब आपका हरित क्रांति आया उसकी वजह से किस फसल के अंदर सर्वाधिक आपकी वृद्धि हुई, तो वो हुई किसके अंदर, गेहूं व चावल के अंदर। यानी पंजाब से शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई इसकी वजह से गेहूं और चावल की वजह से। हरित क्रांति क्यों लाई गई, क्योंकि इससे पहले जो भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, आपको पता होगा जो मौलिक आपके अधिकार, तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कुल 6 है, पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, उसके अकॉर्डिंग अभी टोटल 6 है। इन 6 में जो आपका रहेगा, जो आर्टिकल आपके आते हैं 29 और 30, तो आर्टिकल 29 और 30 ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 29 और 30। और इस 29 को आपका बोला जाता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से जुड़ा हुआ है आपका आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 किससे जुड़ा हुआ है, तो शिक्षा संस्थानों को शिक्षण संस्थान जो है उनके संचालन से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 30, ठीक है। तो ये 29 और 30 हो गए, दोनों याद रख लेना। जो आर्टिकल 26 जो है ये आपका किससे, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आर्टिकल 26 जो है वो हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जो है वो जोड़ा गया था। देखो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, और इसको आपका क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी लघु संविधान के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और इसके तहत आपके डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, हमने इनको आयरलैंड से लिया है। और इसके अंदर आपके कौन से जोड़े गए थे, देखो इसके 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 3 आपके जो है जो डीपीएसपी आपके नए जोड़े गए थे, और 1 में संशोधन किया गया था। और उसमें जो 1 जोड़ा गया था वो था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्य है, देखो हमने अभी पढ़ा ना 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके अंदर आपके जैसे डीपीएसपी जोड़े गए, 3 जोड़े गए, 1 में संशोधन किया गया। और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। कौन से 42वें संविधान संशोधन में समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए इसके अंदर। अभी वर्तमान में कितने हैं, अभी वर्तमान में 11 है, तो एक और कौन सा जोड़ा गया, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो आपका कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ 2002 के अकॉर्डिंग, उसके तहत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने से जुड़ा हुआ आपका जो 11वां नया जो है मौलिक कर्तव्य 2002 के अंदर जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितने हैं, टोटल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, तो ये आपके सभी हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, किस देश से लिए, कमेंट करके बताना आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा।
सभी अम्लों में समान तत्व है, जितने भी आपके एसिड होते हैं उनके अंदर इसने पूछा कौन सा एलिमेंट आपका सेम होता है। तो देखो अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक चीज देखो इन तीनों में आपको कॉमन दिख रही होगी क्या, H, यानी कि हाइड्रोजन है वो इसमें आपका कॉमन हो जाएगा, समान है, ऑप्शन नंबर बी। नॉन स्टिक खाने पकाने के बर्तन जो है वो किससे बने होते हैं, तो जो नॉन स्टिक आपके खाने होते हैं जो अभी आजकल ज्यादा प्रचलन में है, टेफ्लॉन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य जो है वो क्या है, तो आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग संसद का कार्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कानून बनाना, लॉ मेकिंग से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। सरकारी आयोग जो निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बनाने के लिए एक आपका आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया सरकारी आयोग। क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कौन थे तो वो थे रणजीत सिंह सरकारिया। तो रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया सरकारिया आयोग। इसको कब बनाया गया, 1983 के अंदर सरकारिया आयोग को बनाया गया केंद्र व राज्य के बीच में संबंध बनाने के लिए। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका माप है, प्रकाश वर्ष देखो अगर छोटी दूरी होती है ना वो मीटर में माप लेते हैं, लेकिन जो लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए मीटर एक छोटी इकाई हो जाती है, इसीलिए आपका प्रकाश वर्ष यूज किया जाता है। जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये वो दूरी है जिसको मीटर में नहीं माप सकते, यानी कि जो स्टेलर डिस्टेंस यानी कि जो तारकीय दूरी हो जाएगी उसको प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष यानी कि आपका अगर पूछा जाए जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर, तो एक लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है, तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है आपका एक लाइट ईयर, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन जो होते हैं उनकी स्पीड या एयर स्पीड मापने के लिए किसका, नोट का यूज किया जाता है, KNOTS। नोट्स आपका क्या होता है, नॉटिकल माइल पर आवर, ये यूज किया जाता है इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाँ ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने 26, निम्न में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, सबसे बुद्धिमान कौन सा हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा जो है वो आपका स्तनधारी कौन सा है, मैमल, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको स्तनधारी मैमल बोलते हैं, तो व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, सबसे बड़ा स्तनधारी आपसे पूछे तो व्हेल। और यहाँ पर सबसे बुद्धिमान के बारे में बात की गई वो डॉल्फिन है। अगर भारत का ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा 27 के बाद आपका कौन सा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना जो दिया गया, आप इसके अंदर ना जीके का पोर्शन कर रहे हैं और बाकी का आप खुद देख लेना, कर लेना जो भी, क्योंकि पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जून 2022 में भारत और नेपाल के बीच में इसको शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत से शुरुआत की गई इसके दिल्ली का सफदरगंज जो रेलवे स्टेशन है वहां से, और इसको नेपाल के जनकपुर धाम जो रेलवे स्टेशन है वहां तक इसको चलाया गया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल रहेगा। नेपाल की राजधानी कौन सी है, काठमांडू। और आपको पता होगा सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, सार्क का, तो सार्क का मुख्यालय जो वो कहां पर है, काठमांडू के अंदर। सार्क की फुल फॉर्म बता देना कमेंट करके। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्न में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूले बस उपहार में दी है, भारत ने अभी भी दी है इनको, और किसको दिए, नेपाल को ही दिए ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले 2020 में भी यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस दी गई थी नेपाल को, और अभी हाल ही में भी दी गई है नेपाल को। इसके बाद निम्न में से आपका विकल्पों का असंगत चयन करना है, कौन सा किसके साथ मैच करता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो 701, 301, 101, 401 कौन सा होगा, कमेंट करके बताना। एक चीज और बता दूं, इन चारों में से आपके 3 तो हो जाएंगे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, और एक है आपका ओड नंबर, तो आप कमेंट करके बताओ कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2006, देखो 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको एक चीज पता है, नॉर्मल ईयर जो होते हैं ना उसमें एक ओड डे होता है, यानी कि 1 जनवरी 2006 को आपका रविवार है, तो 1 जनवरी 2007 को आपका सोमवार होगा, क्योंकि 2006 आपका नॉर्मल डे है,
ठीक है। अब आप देखो 2000 आपका लीप ईयर, 2004 आपका लीप ईयर और 2008 आपका 2008 आपका लीप ईयर। इसके अकॉर्डिंग देखो 2006 को आपका कौन सा रविवार है, 2007 को आपका कौन सा मंडे हो जाएगा, ठीक है। 2008 को कौन सा हो जाएगा आपका ट्यूसडे, और 2009 को कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं, यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आपका लीप ईयर है तो 2 और डे, और यहाँ पर कौन सा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, ये तो वैसे ही आगे बीच में। आगे देखो जी, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरुआत की? तो ये की गई कर्नाटक के सीएम जो अभी वर्तमान में बसवराज बोम्मई है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ऑप्शन नंबर बी। जून 2022 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये किसके साथ? यूके के साथ की, ऑप्शन नंबर बी। डैश कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूस कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीईएल के द्वारा किया गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जयराम ठाकुर, उनके द्वारा जो है ये योजना की शुरुआत की गई, नारी को नमन, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ये कहां पर? वाराणसी के अंदर किया, ऑप्शन नंबर ए। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की? ये जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नीति आयोग तो इंपॉर्टेंट होगा ही, क्यों? क्योंकि योजना आयोग हम पढ़ चुके हैं जिसको आपका खत्म कर दिया गया था, और उसी योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अगर उपाध्यक्ष पूछ ले क्या पूछेगा यहाँ पे? सुमन बेरी अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद सीईओ नए बने हैं, उपाध्यक्ष और सीईओ दोनों, परमेश्वरन अय्यर जो अभी वर्तमान में इसके सीईओ जो है वो हो जाएंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का अगर पूछ ले हेडक्वार्टर कहां पर? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। आईएलओ के बारे में पूछे तो इसका जो है वो स्थापना 1919 के अंदर होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रहेगा जेनेवा के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की घोषणा कर रही है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए तो इनका सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसके गवर्नर पूछे तो आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर राज्यसभा की सीटें 31 उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 403 उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट 100 उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चारों भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी ध्यान रख लेना। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछा गया लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुल मिलाकर एरिया कितना है? लगभग इसका 32 से 32.5 वर्ग किलोमीटर एरिया रहेगा लक्षद्वीप का। कावारती इसकी जो है वो राजधानी हो जाएगी। देखो लद्दाख है ना, वो सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश अगर हाल ही में अभी देखा जाए 31 अक्टूबर 2019 वो डेट है जिस दिन आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं ना, यूनिटी डे, वो वाला आपका 31 अक्टूबर। इसके अलावा देखो अभी हाल ही में आपके कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर? 8 है ना, 8 है, जिसमें दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया, इन दोनों को मर्ज किया गया था। और इन दोनों को मर्ज कब किया गया? इनको किया गया 2020 के अंदर, 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया? मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और इसके साथ ही आपके कितने हो गए? अभी वर्तमान में 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। छात्र पारिस्थितिक के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में इसकी स्थापना होती है। एसबीआई 1 जुलाई 1955, पहले इंपीरियल बैंक था, उसको बाद में आपका एसबीआई बनाया गया 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, और इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले कौन है? दिनेश खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश ये वो
देश है जिसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत बांग्लादेश के साथ। और भारत के कुल 5 वो स्टेट है जो आपके बाउंड्री बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पश्चिम बंगाल तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राचीन टाइम में जो बंगाल हुआ करता था उसी को काट के तो आधा बांग्लादेश बना दिया और आधा पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा हमने पढ़ा जो कि आपका 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद आपका असम, असम हो जाएगा, और मिजोरम और मेघालय। ठीक है, टोटल ये 5 वो जिले हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। निम्न में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जलोटी, जलोटी जो पोलैंड की मुद्रा हो जाएगी। अगर पूछे येन, जापानीज येन जापान की है, जापानीज येन, जलोटी है वो हो जाएगी पोलैंड की। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक, है ना। बिरजू महाराज जिनका संबंध पूछा जाता है किससे? कथक से है। कथकली और आपका मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों कहाँ से संबंध है? केरल से संबंध है। और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसके बाद निम्न में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल अगर पूछे किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के भाग 2 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की पावर होती है। और राज्यसभा के अध्यक्ष पूछे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला जो है अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। 30 जनवरी महात्मा गांधी की मृत्यु होती है शहीद दिवस के रूप में। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है और ये आपका शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसी के साथ नोबेल प्राइज आपके पूछे जाते हैं, वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। वास्को डी गामा का मकबरा, जो कि पहले इसको भारत में दफन किया गया था, किस स्थान पर बनाया गया? तो वास्को डी गामा जो आप सभी को पता है सबसे पहले 1498 के अंदर भारत में आया था। कहां पर? कालीकट पहुंचा था ये। और कालीकट आपका कहां पर पड़ता है? केरल के अंदर। और यहीं पर केरल के कोची के अंदर एक सेंट फ्रांसिस चर्च जो है वहां पर इसको दफनाया गया था, तो वो कोची केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेक्स्ट, थॉमस कप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि थॉमस कप जो है अभी 2022 के अंदर किसने जीता था? इंडिया ने जीता। किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। और थॉमस कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये थाईलैंड के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। और थाईलैंड में कहां पर? बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक के अंदर, बैंकॉक के अंदर जो वो आयोजन किया गया था थॉमस कप 2022 का। इंडिया ने पहली बार इसको जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और कब से शुरुआत होती है? 1949 से इस कप की शुरुआत होती है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, देखो ये विंग्स ऑफ फायर किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनका जन्म दिवस है कब? 15 अक्टूबर को, आज ही के दिन 15 अक्टूबर, जो आपका स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में अगर ध्यान रखना है, विंग्स ऑफ फायर। इसके साथ ही इनके नाम पर जो एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, ये व्हीलर आइलैंड जो है, व्हीलर द्वीप जिसको हम बोलते हैं व्हीलर द्वीप, तो ये व्हीलर द्वीप या आइलैंड जो इसका नाम बदल करके इसके नाम पर रखा गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। इसके अलावा इनकी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, इसके अलावा और कौन सी? इंडिया 2020 किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। इग्नाइटेड माइंड पूछी जाती है बहुत बार, किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका पूछी जाती है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशन किया गया। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होते हैं? समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अपना जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले पेपर और इन दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। और बाकी आप जो मैथ और ये क्वेश्चन अगर करनी है तो आप कमेंट करके बता देना, अपन इसका सोल्यूशन भी कर लेंगे बाद में। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट, जजिया कर। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक। जजिया एक टैक्स लगाया जाता था किसके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। क्योंकि जजिया कर को अगर पूछा जाए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर जो है, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, उसको आपका बोला जाता है जजिया कर। जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले भारत के अंदर जो मुस्लिम आया था 712 ईस्वी के अंदर, जिसका नाम था क्या? मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया था इसी टाइम से किसकी?
तो यहाँ पर शुरुआत होती है भारत के अंदर मुस्लिमों की। तो ये प्रथम मुस्लिम था जो भारत में आया था और इसी ने जजिया कर जो वो लगाया था। इसके बाद जजिया कर के बाद अगर देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का नाम क्यों आया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये पहला आदमी बना था, पहला शासक बना था दिल्ली का जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, ब्राह्मणों पर मुसलमानों पर नहीं लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर लगाने वाला जो बना था वो फिरोज शाह तुगलक बना था। इसके बाद जब बारी आती है अकबर की, और अकबर, क्योंकि अकबर आप सभी को पता है एक हिंदू शासक के घर में जिसका जन्म हुआ 1542 के अंदर, और उस अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था। कब किया था, 1564 के अंदर। तो 1564 के अंदर अकबर ने खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद जो आता है एक क्रूर मुसलमान, क्रूर शासक औरंगजेब, और उसने दोबारा से 1679 के अंदर जो है वो दोबारा से जजिया कर की शुरुआत कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किससे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है। याद होगा ना, पिछले पेपर में हमने पढ़ा, रेलवे डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर की दूरी तय किसी बॉम्बे से थाने तक चली थी। तो रेलवे का जनक बोला जाता है डलहौजी को, और ये एक महत्वपूर्ण योगदानों में माना जाता है। क्योंकि अगर आज भी देखोगे तो रेलवे एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है अगर देखा जाए, क्योंकि कितने सारे लोग इसके अंदर आपके ट्रेवल करते हैं ट्रेन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी। पंचतंत्र, देखो कितनी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। पंचतंत्र आपकी किसकी है, विष्णु शर्मा की रचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। तुलसीदास, रामचरितमानस अगर पूछा जाए तुलसीदास की रचना। वाल्मीकि ने किसकी रामायण की रचना की थी, ठीक है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना किसने की, वेदव्यास ने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ना, वो कहाँ पे दिया था, सारनाथ के अंदर दिया था। और इसको आपका क्या बोला गया, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके साथ ही देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश है किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए, पाली भाषा के अंदर सबसे ज्यादा। और इसके साथ ही अगर पूछ ले उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए कहाँ पे थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती की राजधानी। श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी है। श्रावस्ती क्या है, कौशल की राजधानी। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, पाली भाषा में दिए, और पहली बार सारनाथ में दिया था। उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन, याद होगा हरिसेन, जिसने किसकी स्थापना की थी, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसको बोला जाता है। ये किसका दरबारी कवि था, हरिसेन। ये समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता, भारत का नेपोलियन जिसको बोलते हैं। नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। और इसी का दरबारी कवि हरिसेन। और इस हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो इसकी रचना की थी किस भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर इसको लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अपने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सारे क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लेना। बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन एक बार इनको दोबारा से भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिए जाए। और जितने भी करंट अफेयर पूछेंगे वो सारे के सारे आपके 2022 के हैं और अभी हाल ही के हैं। कोई अगस्त का है, कोई जुलाई का है। अगस्त जुलाई के मैक्सिमम इसके अंदर आपको करंट अफेयर देखे गए हैं, जितने भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही। अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करवाए जाते हैं। बाय चांस अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।